रहीम। खत दीवानी की पहली क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और फ़न ख़त्ताती सीखने के एतबार से खत दीवानी उन आसान खतूत में से है जो दूसरे नंबर पर सिखाया जाता है, जो एक बिगिनर के लिए भी काफ़ी मुफीद होता है और एक खत्तात के लिए भी काफ़ी मुफीद है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें भी हैं जो ख़त रुक़ा सीखने के बाद थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन जिसे खत्ताती से थोड़ा बहुत शगफ हो तो उसे ये चीज़ें और ये कवायद और इन रूल्स पर चलना और इन स्ट्रोक्स को लिखने में काफ़ी आसानी होती है। इस तौर पर आप सभी तकरीबन खत्ताती से आशना लोग एक ग्रुप में जमा हो गए हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को ये सिखाया जाएगा तो उससे इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप मेरे बताए हुए तरीके पर मेहनत करेंगे, मश्क करेंगे और असातिज़ा के जो रिवायती तरीके हैं उस नहज पर चलते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके काम में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो किसी भी फ़न को जब सीखा जाता है उससे पहले उसकी कदर व मंजिलत, उसकी अहमियत, उसकी फजीलत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि उस फ़न की कदर हमारे दिल में बैठ सके और सही तौर पर हम उसमें मेहनत कर सकें। थोड़ी देर में आपकी तवज्जो इस तरफ चाहूँगा। कलम जिससे हम लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी जो अहमियत है उसके हवाले से अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखा जाए तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल-लौहा वल कलम, कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली चीज़ पैदा की वो लौह कलम थी। तो इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि कलम की क्या अहमियत है, जिसे अल्लाह ताला ने सबसे पहली तख्लीक शुमार किया। उसके ज़रिए से तकदीर लिखी गई और आगे हम अगर बढ़ें 1400 साल कबल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आखिरी और सबसे अफजल किताब कुरान करीम नाजिल हुई तो उसकी इब्तदाई आयात में भी कलम का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, के जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। तो एक तो इल्म की फजीलत, फिर कलम की फजीलत इसमें उजागर की गई। न सिर्फ ये कि बल्कि सूरतुल कलम के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी और उसमें कलम और जो कुछ लिखा जाता है उसकी कसम भी उठाई गई। तो यूं हमारे सामने कलम की अहमियत मजीद वाज़े होकर सामने आ जाती है। यही नहीं बल्कि जब कुरान करीम नाजिल हुआ और उसको महफूज रखने की जब नौबत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलील कदर सहाबा को तलब फरमाया और कातिबीन वही ने, जो कुरान को लिखने वाले हजरात थे, पढ़े लिखे हजरात थे, उन्होंने कुरान करीम को कलम बंद किया, लिखा कागज पर, पत्थर पर, चमड़े पर और इसी तरह से लकड़ी पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर, हड्डी पर कुरान करीम को महफूज किया, इसे लिखा। अब उस जमाने में जो खत कुरान करीम की किताबत के लिए इस्तेमाल होता था, आपको बहुत सारी तारीखी बातें आ जाती हैं इसमें, लेकिन इसमें जो कुरान करीम की किताबत के लिए इस्तेमाल होता था वो खत हीरी इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में कूफी का नाम दिया गया। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ये
मदीना से कूफा मुंतकिल हुए और कूफा में पढ़ने लिखने का रिवाज पैदा हुआ, किताबें लिखी जाने लगी, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून को मुदव्वन किया जाने लगा, उनकी तदवीन हुई, उनको जमा किया जाने लगा, उस पर किताबें लिखी गई। तो ये ख़त बहुत ज़्यादा राइज हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा कुरान करीम लिखा जाने लगा, किताबें लिखी जाने लगी, क्योंकि इस्लाम फैलता जा रहा था और उसके ज़रिए से जो कुरान करीम लिख कर दूसरे ममालिक में, दूसरे इलाकों में पहुँचाए जाने के लिए कुरान करीम को किताबत करना लाजमी था। तो ख़त कूफ़ी ज्यादा लिखने की वजह से और कूफा में लिखने की वजह से इस हेरी का नाम कूफी पड़ गया। ये कूफी में तरक्की होती गई, कूफी में एराब भी थे और नुक्ते भी डले बाद में। शुरू में ना इसके एराब होते थे, ना इस पर जबर जेर, ना नुक्ते, तो पढ़ने वाले से गलत भी पढ़ते थे। खास तौर पर अरब के अलावा जब अजम लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे तो फिर इसमें गलतियां करने लगे। तो हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में उसके बाद इस पर जबर जेर और नुक्ते भी लगे, मॉडिफाई होता गया ये खत। फिर कूफी की बहुत सारी किस्में भी बाद में आकर बनी। आज तक भी कुरान कूफी में लिखा जाता है, लेकिन अब उसकी जगह खत नस्ल ने ले ली है। तो ये चलता चला गया यहाँ तक कि 4वीं सदी में बनु अब्बास के दौर में जो खिलाफत अब्बासिया थी, उसमें एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन अली और उसका लक़ब इब्ने मुक़ला था। ये शख्स पैदा हुआ। ये बहुत बड़े साइंसदान, रियाजीदान, आलिम, फाजिल, बहुत सारे उलूम में महारत रखते थे, जिसकी वजह से लोगों का एक मजमा, एक जम्मे गफीर इनके गिर्द जमा रहता था और बादशाह के बहुत करीब हो गए अपने इल्म और फजल की वजह से। बादशाह ने इनको वजीर से वजीर आजम भी बनाया। तो 3 दफ़ा वजीर आजम रहे, 3 दफ़ा अपने ओहदे से सबकदोश भी हुए, मतलब माजूल भी किए गए और हसद की बिना पर, तोहमत की बिना पर इनको हटाया भी गया, जेल भी जाना पड़ा। तो 3 दफ़ा जेल भी गए। जेल में इन्होंने 3 अदद कुरान करीम भी लिखे और 6 नए खतूत ईजाद किए, क्योंकि लिखने पढ़ने वाला आदमी जाहिर सी बात है कहीं पर भी खामोश नहीं बैठ सकता। तो इस तौर पर इन्होंने खत कूफी को बुनियाद बनाकर 6 नए खतूत ईजाद किए, जिसे सित्ता तो अकलाम भी कहते हैं, यानी 6 कलम, 6 नए खतूत, जिनमें कूफी के बाद वो नस्ख, फिर सुलुस, उसी से मुहक्कक, उसी से रेहान, उसी से रिका और उसी से तवाक़ी। तवक़ी और तवाक़िया दोनों कहा जाता है, ज़्यादा मशहूर में तवाक़ी। तो ये 6 खतूत इब्ने मुक़ला ने ईजाद किए, क्योंकि कूफी के बाद खत नस्ख ने आकर कूफी को मंसूब कर दिया, इसी वजह से इसको नस्ख कहलाया जाने लगा। फिर सुलुस तीसरे को कहते हैं अरबी में। तो कूफी और नस्ख के बाद जो तीसरा खत आया वो सुलुस। फिर उसमें थोड़ी तहकीक हुई तो मुहक्कक ईजाद हुआ। उसको जली कलम से लिखते हैं तो मुहक्कक कहा जाता है, और खफी यानी छोटे कलम से लिखते हैं तो रेहान कहा जाता है। फिर उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गई। रिका और सुलुस और नस्ख को मिलाकर जो खत बनाया गया उसको रिका कहा जाता है। रिका को जब छोटा करके लिखा गया तो उसको तवाक़ी कहा जाता है। तो ये 6 खतूत थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के बाद इब्ने मुक़ला ने ईजाद किए। आपस में इनका बड़ा रब्त है, बड़ा कनेक्शन है, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं इसमें, कवायद में, शक्ल में। बहरहाल ये 6 खतूत इब्ने मुक़ला ने ईजाद किए। बाद में जाकर मुख्तलिफ खित्तों के एतबार से हर इलाके वालों ने अपने खत को एक नई शक्ल दी। तो उसमें फिर बहुत सारी किस्में भी बन गई, जैसे नस्ख, तुर्की हो गया, नस्ख हिंदी हो गया, मुगलियाई नस्ख जो हमें कहा जाता है, हिंदी, मुगलियाई, और ये दहलवी नस्ख जिसमें हमारा ये कुरान करीम छपता है पाक व हिंद में, तो वो नस्ख दहलवी नस्ख है। दहलवी, अच्छा ये जो है नस्ख, नस्ख तुर्की है, फिर दहलवी या फिर मुगलियाई और हिंदी नस्ख, इसके कई नाम हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ शक्लें हुई नस्ख की। सुलुस में जली और खफी, इसी तरह मुहक्कक, रेहान, रिफा, तौक़ी। और कूफी की फिर किस्में बनी। कूफी में जाके कूफी मशरिकी, कूफी मगरिबी,
कूफी फातिमी, कूफी मुरब्बा, और भी बहुत सारे किस्में जो कूफी में चली आ रही हैं। ये 1200 ईस्वी तक ये खतूत चलते रहे। सल्तनत उस्मानिया का दौर आया, उसमें भी मदारिस कायम हुए, लिखने पढ़ने का रिवाज आम हुआ, इल्म फजल बढ़ता रहा, बढ़ने लगा। तो उसमें जाकर फिर फतेह रिका या रुका, फिर उसके बाद दीवानी, फिर उसके बाद जली दीवानी, ये इजाद हुए। उसके बाद जाकर फारिस में, ईरान में जाकर ये तालीक, और तालीक में जब नस्ख को मिलाया गया, नस्ख प्लस तालीक, तो ये हो गया नस्ख तालीक। इसी तरह से शिकस्ता, ये तमाम खतूत ये बात की इजाद जो आज आज भी जिनका रिवाज है और ये चलते आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई खतूत हैं, पुराने खतूत हैं, कुछ नए खतूत हैं, कुछ मॉडर्न में शुमार होते हैं। तो जिनको कबूल आम मिल गया, अब लोगों ने कबूल किया, लोगों ने इख्तियार किया, लोगों ने जिस पे काम किया, जो मारूफ हुए, मशहूर हुए, तो वो तो ये सारे वो खतूत हैं जिनमें आज तक के काम हो रहा है। तो इन्हीं के हवाले से मैंने मुख्तसर का तारुफ करवा दिया। हमारा जो मकसद है वो दीवानी है, और दीवानी ये उर्दू वाले लफ्ज दीवाना से नहीं निकला, बल्कि ये दीवान बादशाह के दरबार को, बादशाह के जो रजिस्टर, वो कागजात, वो डॉक्यूमेंट जिसमें उनकी सारी मालूमात दर्ज होती थी, उसको दीवान कहा जाता था, उनके दरबार को दीवान कहा जाता था। तो सल्तनत उस्मानिया में गवर्नर्स को लिखने के लिए और दीगर जो ममलिकत के बड़े लोग हैं उनको खतूत लिखने के लिए जो खत इस्तेमाल किया गया, राज रखने के तौर पर, कि जो जिसमें सीक्रेट्स लिखे जाएं, आम तौर पर आम आदमी उनको ना पढ़ सके, तो उस खत को दीवान से फिर दीवानी का नाम दिया गया, ताकि ये हर खास आम के लिए ना हो, बल्कि खासुल खास लोग ही इसको पढ़ सके। तो इसीलिए इसे दीवानी कहा जाने लगा। ये आमतौर पर सीधा लिखा जाता है और इस पर जबर जेर एराब नहीं होते। इसके जो उसूल हैं वो तो इंशाअल्लाह हम इस पे मुकम्मल बहस करेंगे, और आगे जाके उसी को हमने सीखना है, पढ़ना है। अलबत्ता उसके तारुफ में आपको ये बात बतानी मैंने ज़रूरी समझी, इस तौर पर आपके सामने ये मैंने मुख्तसर सी तारीफ रख दी। तारीख की तफसील के लिए इंशाल्लाह मैं आपको एक किताब सहीफ़ा खुशनवीसा, वो PDF की सूरत में भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसका मुताला कीजिएगा, ताकि आपको तारीख का मजीद इल्म हो सके, और खतूत और उससे मुतालिक जो बुनियादी चीज़ें हैं उनसे आप जान सकें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अब ख़त दीवानी पर हम बहस शुरू करेंगे, और कैसे हमने दीवानी के लफ्ज़ से दीवानी को समझना है, दीवानी के मिजाज को और ख़त दीवानी को कैसे लिखना है, उसकी हरूफ की पैमाइश, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हर चीज को नापने का कोई ना कोई मीज़ान और कोई मेयार होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कद कितना है, तो आप मुझे यकीनन फुट के हिसाब से बताएंगे। पानी हम खरीदते हैं तो वो लीटर के हिसाब से, और फल खरीदते हैं तो कुछ किलो के हिसाब से, कुछ दर्जन के हिसाब से, कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर और गज के हिसाब से। तो हर चीज को नापने का कोई पैमाना होता है, कोई मीज़ान होता है, कोई मेयार होता है। तो हुरूफ किसके जरिए से नापे जाएं, किसके जरिए से उनकी मेजरमेंट की जाए, उसके लिए जो खत्तातों ने, असातिज़ा ने चीज तय की है, वो नुक्ता है, नुक्ता। अब वो नुक्ता मुरब्बा होता है। मुरब्बा यानी स्क्वायर होता है, चारों तरफ से बराबर होता है, यमीनन शिमालन शर्कन गरबन, हर जानिब से वो बराबर होता है।
ये हमारे पास हमारा पैमाना है, हमारा मीज़ान है। अब इसी को आगे पीछे करके हम खत दीवानी का नुक्ता वो तख्लीक करते हैं। खत दीवानी का जो नुक्ता होता है, अगर स्क्वायर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों में, 1 2 3, तो खत दीवानी का जो नुक्ता होता है वो एक स्क्वायर का 2/3 होता है, यानी 2/3। खत दीवानी का जो नुक्ता होगा वो फिर इतना हो। अब इतने नुक्ते के जरिए से हम खत दीवानी के हरूफ को नापेंगे। क्या मतलब? ये जो मैंने स्क्वायर नुक्ता बनाया है ये है खत नस्तालीक का नुक्ता। नस्तालीक में ये नुक्ता इस्तेमाल होता है नस्तालीक के हरूफ को नापने के लिए। इसी तरह इसको थोड़ा सा हम इसमें बाल बराबर कमी कर दें तो खत नस्ब का नुक्ता बन जाए, और इसमें स्क्वायर से हम 2 बाल इसमें मजीद हेयर लाइन का इजाफा करें, खत सुलुस का नुक्ता बन जाए। इसी तरह से इसको 2/3 कर दें स्क्वायर को, तो खत रुखा, दीवानी और दीवानी जली का नुक्ता बन जाता है। और अगर हम गोल नुक्ता बनाते हैं तो ये खत दीवानी जली, इसी तरह से सुलुस जली में भी गोल नुक्ता इस्तेमाल होता है, खत कूफी में भी गोल नुक्ता इस्तेमाल होता है, तो ये इसका नुक्ता बन जाता है। इस तरह मुख्तलिफ खतूत के हरूफ को मुख्तलिफ नुक्तों से नापा जाता है। इसकी एक मिसाल मैं ये पेश करूँ, जैसे कि अब ये खत रुका है और खत रुका का अलिफ है, तो ये खत रुका के ही नुक्ते को देखते हुए नापा जाएगा, जो कि 3 नुक्तों का होता है। अगर हम रुका का अलिफ लिखते हैं लेकिन उसको सुलुस के नुक्ते से नापते हैं तो ये देखें, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह हम खत सुलुस का अलिफ लेते हैं, और उसको खत रुका के नुक्ते से नापते हैं, ये बहुत गलत बात होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि इसका अपना साइज 8 नुक्तों का होता है, सुलुस को देखा जाए तो ये चीज गलत है, ये ठीक है। तो दीवानी के हरूफ को भी उसी के नुक्तों से नापा जाएगा। मेरी ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हमने जरा कलम की बनावट को समझना है। इसको कहते हैं कलम का बादाम, इसको कहते हैं वहशी नोक। कलम के ऊपर वाली नोक को वहशी कहते हैं, वहशी, क्योंकि जिस चीज से इंसान को वहशत होती है उसको दूर रखना चाहता है, ये हमसे दूर है, और ये वाली हमारे जिस्म से करीब है, तो इसको उनसी कहते हैं। क्योंकि जिससे उन्स होता है उसको करीब रखा जाता है, रफ़त होती है, उल्फत होती है, उसको खुद से करीब रखा जाता है। तो ये 2 नुक्ते हमारे कलम में हैं, ये देखें, उनसी और वहशी। फिर इसके दरमियान में कट लगा होता है कलम के दरमियान में, उसको शक कहते हैं अरबी में, शक, और उर्दू में इसको शगाफ कहते हैं। फिर ये पूरा यहाँ से जो यहाँ तक का हिस्सा है इसको खुरतूम कहा जाता है। खुरतूम यानी हाथी की सूंड नुमा ये हिस्सा होता है, तो इसको
खुरतुम हाथी की सूंड को कहते हैं, जबकि ये जो नोक है इसको हम जिल्फा का कहते हैं, जिल्फा, जिल्फा। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ मालूमाती तौर पर, आपने जिसे कहते हैं रट्टा नहीं लगाना, लेकिन इसको समझना जरूर है, क्योंकि हमारी वो इस्तेलाह होगी कि हम कहीं पर कलम उठाएंगे तो मैं बोलूंगा भाई इसको आप कच्ची से बनाएं, इसको उनसी से बनाएं, इसको पूरे कलम से बनाएं। तो इस तरह की छोटी मोटी इस्तेलाहात बहरहाल कलम के हिस्सों के हवाले से ये जानना जरूरी है। अब वैसे जो आपका कलम बेहतरीन कलम वो होता है जिसमें इसका होल बड़ा हो, जिसके अंदर का सुराख वो बड़ा हो, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और इसका बादाम कलम के दो हिस्से हों और इसकी नोक कलम का एक हिस्सा हो। यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो खुरतूम है, अगर हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक दो तीन, तो दो हिस्से वो बादाम के हैं और एक हिस्सा वो नोक का है, जिल्फा का है। तो कलम की नोक ज्यादा लंबी होगी तो उसमें लचक होती है, फिर लफ्ज पर कंट्रोल नहीं रहता, कलम हिलता रहता है और लफ्ज हिलते रहते हैं। तो नोक वो एक तिहाई और बादाम दो तिहाई हो तो वो आपका बेहतरीन कलम कहलाता है। ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो हमने समझनी थी। अब मैं खत दीवानी की तरफ आता हूँ और उसके हुरूफ की बनावट की तरफ आते हैं। यहाँ एक बात आप जरूर समझें कि हमारे पास यहाँ दीवानी भी मुख्तलिफ खित्तों में जब गया, खासतौर पर अरबी ममालिक में ये लिखा जाता है, तो अगरचे सल्तनत उस्मानिया की याद है, लेकिन अब आमतौर पर अरबी लिखी जाती है इसमें। तो तीन किस्मों पर ये मुनकसिम हुआ, तीन किस्मों में खित्तों के एतबार से इसकी शक्ल बनी। यानी जब इसे इराक वालों ने भी लिया तो इसको दीवानी, इराकी दीवानी और बगदादी दीवानी का भी नाम दिया गया है। उनका जरा अलग होता है सिलसिला। और इसी तरह से इसमें एक किस्म जो है वो मिस्री दीवानी है, उनके कवायद कुछ अलग है। और एक है तुर्की दीवानी, उस्मानी दीवानी जिसको कहा जाता है। तो ये तीन मदारिस हैं, तीन उसलूब हैं, तीन तरीके हैं। हम सबसे आखिर वाले को ये लेंगे, यही राइज है दुनिया भर में। इंटरनेशनली अगर कोई मुकाबला होता है तो उसमें यही तुर्की दीवानी, उस्मानी दीवानी लिखा जाता है, और यही राइज है और यही सबसे बेहतरीन तुर्की लिखने का उसलूब है। जबकि ये सिर्फ मिस्र में राइज है, ये सिर्फ बगदाद और इराक में राइज है, जबकि ये आलमी तौर पर नालोहा मनवा चुका है। तो इसी को लेकर हम चलेंगे। थोड़ा बहुत फर्क है इनके उसलूब में, वो इंशाल्लाह एक किताब में आपसे शेयर करूंगा, उसमें आपको ये फर्क नजर आ जाएगा। तो ये बताना भी जरूरी समझा कि दीवानी की कई किस्में हैं, उनमें से कौन सी किस्म वो सबसे बेहतर है और कौन सी किस्म वो सही तौर पर राइज है और सीखी जा रही है। अब आपने अपने आर्ट पेपर पर, अपने बाहर पेपर पर, अपने किसी भी शीट पर जिस पर आप मशक कर रहे हैं, लाइन लाइन लगानी है, लाइन ड्रॉ करनी है। आप रुका का ये सॉरी दीवानी का नुक्ता बनाएंगे। पहले तो आपने नुक्ते की प्रैक्टिस करनी है। दीवानी का एक नुक्ता यूं होता है, दीवानी के दो नुक्ते यूं होते हैं, और दीवानी के तीन नुक्ते वो यूं होते हैं। ये याद रखिए, एक नुक्ता है, ये दो नुक्ते हैं, और ये तीन नुक्ते हैं। एक इसके नीचे वाले किनारे से, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छह नुक्तों के आपने छह नुक्ते लगाने हैं, और ये लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। फिर एक लाइन आपकी ये होगी।
और एक लाइन यहाँ होगी 4 नुक्तों के बाद। लाइन ना भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं, लाइन ना भी लगाएं तो भी मसला नहीं है। असातिज़ा लाइन नहीं लगाते थे। पुराने जमाने में तरीका ये होता था कि जो पहला हर्फ होता था जिससे आप सत्र शुरू कर रहे हैं, लाइन शुरू कर रहे हैं, वो पहला हर्फ ही, वो पहला लफ्ज ही अगले अल्फाज के लिए लाइन की हैसियत रखता था। उसी को देखते हुए अल्फाज को ऊपर तले लिखा जाता था। और उससे भी बात, उसके बाद ये हुआ कि एक असातिज़ा की किताबों में आप देखेंगे, पुराने जो मखतूते हैं, पुराने हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, उसमें एक नुक्ता लगाया जाता है किताब के साइड पे, कागज के साइड पे। वही नुक्ता आपकी सतर की इब्तिदा होती थी, यानी पता चला कि यहाँ से ये सतर यहाँ से शुरू हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो फिर उसी को बुनियाद बनाया जाता था, वही लफ्ज की सतर, और इसका दूसरा नाम नशिस्त, बैठने की जगह, और इसका तीसरा नाम कुर्सी, क्योंकि इन पे अल्फाज को बिठाया जाता है, हरूफ को बिठाया जाता है। लिहाजा ये जो सत्र है, ये जो नशिस्त है, ये जो कुर्सी है, इसको ये कहा जाता है, और अल्फाज को, हरूफ को इस पर सही तौर पर बिठाया जाता है। अब ये तमाम चीजें समझने के बाद आप खते दीवानी में एक चीज बगौर समझें, गौर से, वो ये कि खत दीवानी में 3 किस्म के जाविये बहुत अहमियत के हामिल हैं। उनको समझने से आपको पूरा खत दीवानी लिखना समझना बड़ा आसान हो जाए। याद रखें, एक 45 का जाविया, एक 90 का जाविया, और एक 110 का जाविया। ये 3 जाविये बड़ी अहमियत के हामिल। अब इन 3 जावियों को मैं एक हर्फ में इकट्ठा करूं, तो वो कुछ ये होता है कि ये कलम मेरा गया 90 के जाविये पे, मेरा कलम रखा हुआ है, कलम मेरा 90 के जाविये पे रखा हुआ है सीधा। और जो मेरे उमूदी अल्फाज हैं, यानी वर्टिकल जो मेरे लेटर्स हैं, उमूदी अल्फाज, उनका रुख 110 डिग्री। और जो मेरे उफुकी अल्फाज हैं, नीचे से चल रहे हैं, उनका जो जाविया है वो 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? ये है जाविये को समझना, और कलम को समझना, कलम के मिजाज को, कलम के रुख को, कलम की चाल को, कलम के मिजाज। 3 चीजें आपने बहुत गौर से समझनी है। 3 चीजों को मैंने लफ्ज़े मिर्च में इकट्ठा किया है, और वो है मीज़ान, रुख और चाल। मीज़ान यानी ये 6 नुक्तों का होगा, अलिफ, ये इसका मीज़ान है, पैमाना है, इसकी मेजरमेंट है। कलम का रुख, कलम का रुख कैसा होना चाहिए? कलम 90 डिग्री पे होना चाहिए, 45 पे होना चाहिए, 110 पे होना चाहिए। और कलम की चाल, उसकी चाल कैसे है कि वो किस जानिब चल रहा है, मोटा चल रहा है, पक्का चल रहा है, किस जानिब चल रहा है। ये 3 चीजें आपके काम में जरूर होनी चाहिए। आपको इसका इल्म होना चाहिए। इसका इदराक हुए बगैर, इसका इल्म हुए बगैर आपका कलम हवा में न चल रहा हो, और बेफिक्री में न चल रहा हो, ख्याल में न चल रहा हो, ख्याली मश्क ना हो आपकी, तवज्जो के साथ। जहां तक मश्क की बात आती है तो 3 मश्कें मैं जरूरी करार देता हूं, जिनमें सबसे पहले नजरी मश्क है, फिर फिक्री मश्क है, और फिर
कलमी मश्क, जिसको हम खत्ताती में तो कलमी मश्क कहते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको अमली मश्क कहते हैं। जो भी लिखना है आपने देख के लिखना है, नजर से उसको अपने दिमाग में महफूज करना है, बार बार देख कर देख कर देख कर देख कर देख कर उसे अपने दिमाग में बिठा लें। फिर जब आप देख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसे सोच भी रहे होते हैं कि ये कैसे बना कैसे बना कैसे बना, तो फिक्र भी चल रही है, फिक्री मश्क भी चल रही है। और जब आप अमली तौर पर कलम से लिख रहे होते हैं तो फिर आप कलम से लिखते वक्त ये दोनों चीजें भी आप कर रहे होते हैं, यानी आप देख भी रहे होते हैं उस चीज को, देख कर लिख रहे होते हैं, तो कलम से लिखते वक्त आपकी नजरी मश्क भी बैक वक्त चल रही होती है, और सोच भी रहे होते हैं कि इसे कैसे लिखा जाए, तो बैक वक्त आपकी फिक्री मश्क भी चल रही होती है। तो कलम से अदायगी के वक्त आपकी ये दो मशकें तो जारी रहनी चाहिए। अलबत्ता जब आपके हाथ में कलम ना हो, जब आप अपने काम पर न बैठे हुए हो, तो उस वक्त आपकी नजरी मश्क होनी चाहिए। यानी आप सफर में हैं तो आप किताबों का मुताला करें, असातिज़ा के काम का मुताला करें। आप आजकल तो मोबाइल की सूरत में आपके पास बहुत सारा मवाद जमा हो सकता है, तो उसमें नजरी मश्क अपनी जारी रखें ताकि आपका मिजाज बने असातिज़ा के काम को। क्योंकि जब कोई अच्छी चीज देखते हैं, देखते रहते हैं तो वो उसको करने का जी चाहता है, वो आपके दिल और दिमाग पर तारी हो जाता है। तो फिर आप उसके बारे में सोचेंगे, जब सोचेंगे तो आपको अमली तौर पर, कलमी तौर पर उसको लिखने को जी चाहे। जब लिखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता नजरी और फिक्री मश्क में तरक्की होती रहेगी, इर्तिकाई अमल आपका जारी रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे तो यूँ आपके काम में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। इन चीजों को सामने रखना है आपको। मेरी बात समझ रहे होंगे यकीन। तो ये जो अलिफ है हमने ये बनाना सिखाया आपको। अब ये अलिफ शुक्रिया। एक नुक्ते का यहाँ फासला है, एक नुक्ते का यहाँ फासला है। नुक्ता याद रखें, नुक्ता ये है खत दीवानी वाला। चार नुक्तों का पहला हिस्सा होता है, तीन हिस्से हैं इसमें। पहला हिस्सा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, आपकी मर्जी है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हम ये जा रहे हैं, और ये तीसरा हिस्सा यूं आ रहे हैं। तो कलम के तीन हिस्से, तीन दफा आपको कलम उठाना है। ये रखा उठाया, फिर सोचा रखा उठाया, यहाँ रोका, फिर ये। अब इन तीनों स्ट्रोक्स में आपका कलम कहीं पर इधर उधर नहीं हो। कलम पकड़ने का तरीका पूछा है, तो कलम पकड़ने का मैं तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे कि बड़े कलम से मैं समझाना चाहूंगा। ये कलम का जो ऊपर वाली वहशी नोक है, इसकी सीध में आपकी ये शहादत की उंगली आनी चाहिए, और आपके कलम के जो शगाफ है इसकी सीध में आपका ये अंगूठा आना चाहिए बीच में। और कलम का जहां बादाम खत्म हो रहा है, ये इस पर आपका कलम टेक देना, आपने इस उंगली पर अपने कलम को टेक देना। इस बादाम से आपकी उंगली आगे न जाए, यहाँ तक रहे। अब कुछ की आदत होती है कि वो यूं पकड़ते हैं, कुछ की आदत होती है ये बीच वाली उंगली पीछे वाली बाहर निकालते हैं, ये कुछ अजीब तरीके से पकड़ते हैं। तो आपने ये तिरछा कलम पकड़ा, कलम का ये हिस्सा जमीन पे रहेगा, हाथ का ये हिस्सा, और कलम आपकी इस हड्डी से आगे आएगा। खासतौर पर जो पेंटिंग करने वाले खवातीन हजरात होते हैं वो ब्रश पकड़ते हैं, तो ब्रश को खड़ा पकड़ने की आदत होती है, तो कलम को भी खड़ा पकड़ते हैं। जब खड़ा पकड़ेंगे तो नीचे वाली नोक जमीन पर कागज पर नहीं लगेगी, लिहाजा कलम को आपने लिटाना है और इस हड्डी के बाद वाले नरम हिस्से पर कलम को रखना, ताकि कलम आपका लेटा हुआ हो और कलम की उनसी वहशी दोनों नोकें कागज पर विराजमान हो। ठीक है जी, ये बात अब समझ में आ गई। आपकी जो नशिस्त है, आप कुर्सी पर बैठे हो, टेबल रखा हो सामने, बिल्कुल कागज को भी सीधा रखें। मेरा कागज यूं नहीं है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा टेढ़ा करके, कागज सीधा है, आपकी आंख के सीने के सामने है, दाएं बाजू कंधे के सामने है कागज, और आपके
आंख के दरमियान 1 फुट का फासला है, कम से कम 12 इंच का फासला हो, आपकी गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो, कोशिश करें कि टेक लगा के लिखें। नीचे फर्शी नशिस्त है, नीचे जमीन पे बैठते हैं तो टेक लगा के लिखें, दोनों घुटने उठाकर उसके ऊपर अपना जेर मश्क रख के, नीचे जो ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर घुटनों पे रख के फिर इस तरह मश्क करें, झुक के ना लिखें और आंखों पर ज्यादा बोझ ना हो, धीमी रोशनी में ना लिखें, सनलाइट में लिखने की कोशिश करें। और आर्टिफिशियल लाइट भी अगर यूज करते हैं तो आप लैंप का इस्तेमाल करें ताकि भरपूर रोशनी हो, अपनी आंखों पर बोझ ना आने दें ताकि आपकी नज़र कमजोर ना हो, क्योंकि नज़र ही से वो आंख ही सब कुछ है और ये नज़र आपकी बहुत बड़ी नेमत है। तो लाइटिंग खूब होनी चाहिए, दिन की रोशनी में लिखें तो बहुत अच्छी बात है। और आपका मूड अच्छा हो, मिजाज अच्छा हो, मश्क का मौका हो, तो उस ये सारी चीजें आपके काम को मजीद आगे लेके जाती है। अब ये जो जाविया है जिस पर मेरा कलम कटा हुआ है, शाहजेब भाई ने इस तरफ तवज्जो दिलाई। अब जैसे कि ये मेरा कलम है, ये कलम, अब ये मेरा कलम कैसे कटा हुआ, यानी कितना तिरछा कटा हुआ। अब ये तिरछा कटा हुआ है, अब ये कितना तिरछा कटा हुआ है, इसके लिए क्या मीजान है। अगरचे ये थोड़ी आगे की बात है, ये आपको समझ में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर आपका एक कलम है और अभी वो कटा हुआ नहीं है, उसकी नोक सीधी है, तो उसको कैसे काटा जाए, कैसे तराशा जाए, किस एंगल पे तराशा जाए। तो एक स्क्वायर तस्वर करें, ऊपर की नोक को उस स्क्वायर का आधा करें, उस स्क्वायर को बिल्कुल आधा करें, उस आधे का आधा करें, इस आधे का आधा किया तो ये जो एंगल है ना, ये 28 से 25 से 30 के दरमियान, 25 से 30 डिग्री के दरमियान का जो एंगल है वो खते दीवानी, जली दीवानी और सुलस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इस आधे का आधा, ये जो एंगल है ये खते नस के लिए इस्तेमाल होता है, और इस आधे का आधा ये खते नस्तालिक के लिए इस्तेमाल होता है। खते नस्तालिक कदर सीधा इस्तेमाल। तो ये तिरछा और कम तिरछा और ज्यादा तिरछा होने का मकसद भी यही है कि तमाम खतूत जिनमें पूरा कलम लगता है उसमें ज्यादा तिरछा होता है, जिनमें पूरा कलम भी लगे, आधी नोक का इस्तेमाल भी हो, उसके लिए खत नस भी है। खत नस में ये सारी चीजें होती हैं, जबकि नस्तालिक में ज्यादातर नोक वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए खत नस्तालिक में कम तिरछा कलम इस्तेमाल किया जाता है, निस्बतन सीधा कलम होता है, ताकि आपको एक रुख से, कलम के नीचे वाली नोक से आधी नोक पर स्विच करने में, मुंतकिल होने में आसानी हो, और नोक से लिखा जाए फिर आधी नोक पे आना, फिर पूरी नोक पे आना, तो इसके लिए कलम जब कम तिरछा होता है तो एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक पर आने में आसानी होती है। जबकि दीवानी में हम उमूमन पूरा कलम इस्तेमाल करते हैं, नोक का इस्तेमाल आखिर में होता है, तो उसके लिए हम कदर तिरछा कलम इस्तेमाल करते हैं, जिसका जाविया मैंने आपको बताया कि 25 से 30 डिग्री के दरमियान होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। अब आपने जब भी कलम तराशना है तो मेरी वीडियोस वगैरह, यूट्यूब चैनल है मेरा नवीद मारूफ के नाम से, उस पर आप देख सकते हैं। तो कलम उसको देखकर तराशेंगे, आपको जो जाविया रखना है वो कि आप ये इस तरह से कत रख के तराशते हैं, तो ये 25 का जाविया मैं अगर देखूं तो ये जो ये रखा हुआ है इसका उलट, यानी इसका उलट, और यूँ देखूं तो ये 25, ये जाविया हमारा ये। आप अगर अपने कलम के जाविये को चेक करना चाहें तो वो ज्योमेट्रिकल जो डी है वो 90 डिग्री का, उस पर आप कलम को यहाँ रखें और चेक करें कि आपके कलम का क्या जाविया है। ठीक है, तो ये तकरीबन 30 का जाविया है। जबकि हमारे दीवानी के हरूफ वो 45 के जाविये पे होते हैं, 90 के जाविये पे और 110 के जाविये पे। कलम हमारा 30 के जाविये पे कटा हुआ है।
उमूमी तौर पर मैं पहली क्लास में सिर्फ ये मालूमाती चीजें बताता हूँ और काम का आगाज नहीं करता, लेकिन फिर आपके लिए 3 दिन सब्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आज अलिफ के बारे में बता देता हूँ और अलिफ की आप मश्क करेंगे। अलिफ की एक किस्म यहाँ मैं आपको बताने जा रहा था, एक शक्ल। अब 6 नुक्तों का अलिफ होता है और अलिफ बिल्कुल 90 के जाविये से हम शुरू करते हैं। कलम की उनसी वहशी दोनों नोकें आमने सामने होती हैं, बिल्कुल सीधा ऊपर जाना, 4 नुक्तों के बराबर ऊपर जाना है। फिर हमने वहीं पर कलम रखते हुए सीधा कलम, कलम आपका अलिफ के तीनों हिस्सों में कहीं पर भी नहीं मुड़ेगा, सिर्फ आखिर में यहाँ मुड़ता है, यहाँ तक बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा 90 के जाविये पे उसको नीचे लाना है। नीचे कैसे लाना है? थोड़ी देर के लिए पहले वाले स्ट्रोक के ऊपर से लाना है। ये नहीं करना कि हम, अच्छा ये देखें, पहले मैं बता दूं सही तरीका, यहाँ से लाना है। हमने ये नहीं करना कि ये बनाने के बाद ऐसे कर, यहाँ ज्यादा जगह नहीं छोड़नी। ये देखें इतनी जगह ये बिल्कुल स्याह है, पैक है, तकरीबन 1.5 नुक्ते के बराबर, और यहाँ पर ये 1 नुक्ते के बराबर। तो ये ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा सा पहले नीचे लाए फिर इधर बाहर आए। ये किया 90 के जाविये। कलम बिल्कुल सीधा है। सीधा कलम जब ऊपर जाता है तो पतला होता है, सीधा कलम जब इधर जाता है तो कुछ और बनता है, सीधा कलम जब इधर जाता है तो कुछ और उसका रुख होता है, यानी मोटा पतला होता है। सीधा कलम जब यूं जाएगा तो वो किसी और मोटाई को जन्म देगा। तो इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिए। फिर यहाँ आकर 4 नुक्तों के बराबर आकर कलम को घुमा के सीधा कर देना है। यहाँ फिर ये 90 के जाविये पे आकर रुक गया। अब यहीं पे कलम रख के आपने कलम को इस तरफ मोड़ना है। कलम नहीं मुड़ेगा, कलम सीधा होगा, आपका हाथ मुड़ेगा। हाथ ऐसे यहाँ पर, इससे थोड़ी देर पहले, इस लकीर से थोड़ी देर पहले यहाँ आकर जब आप 90 के जाविये पे कलम सीधा आपने रोका, अब आपको ऊपर वाली नोक से ये ड्रॉ करना है, ये, और नीचे वाली नोक को यहाँ से, ये ऊपर से नीचे आ, ऊपर से नीचे आ, यहाँ पर आकर लाइन खत्म होती है और ये हिस्सा लाइन से टकराता है। यहाँ पर हल्का सा फासला, ये जगह नीचे है। बाज ये करते हैं, उम्मीद गलती ये होती है आमतौर पर, इसको यहाँ ला के जब ये करते हैं तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा यूं कर देते हैं, इसका रुख यूं जा रहा है, ये लाइन पे टच होता है। तो ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, इसका क्यों होगा, यहाँ पर फासला होगा। इसको यूं देखा जाए तो ये 1 और 2 नुक्ते, और अगर यूं देखें तो 1, 2 और 3 नुक्ते बनते हैं। यूं देखें तो 3 नुक्ते, और यूं देखें तो चौड़ाई में 2 नुक्ते बनते हैं, इस तरह से 3 नुक्ते बनते हैं। ये हिस्सा 2 नुक्तों का होता है और ये हिस्सा 4 नुक्तों। यहाँ पर एक नुक्ता फंस जाए और यहाँ पर एक नुक्ता आ जाए। ये अलिफ है और अलिफ की एक शक्ल। अब अलिफ की एक शक्ल और है, वो क्या है? यही अलिफ आपने बनाना है। सीधा, फिर इसकी ओवल शक्ल बनाना, जहां से शुरू किया वहीं पे लाके रोक दिया। मोटे से पतले से मोटा हुआ, फिर मोटे से फिर पतला हुआ। कलम आपका कहीं भी मोड़ा नहीं, कलम 90 के जाविये पे ही आ रहा है। ये देखें, कलम आपका 90 के जाविये पे सीधा है। अब वो ऊपर चला गया यूं, तो ये पतले से मोटा हुआ, मोटे से फिर पतला, इसके बराबर जब आया, अब आपने कलम की ऊपर वाली नोक से यानी वहशी से इसकी जुल्फ बना दी। ये जुल्फ, ये चीज, और इसको इससे टकराना नहीं है, यहाँ पर रुक जाएगा। ये भी अलिफ। ये जो दायरा है ये दायरा नहीं है, यानी गोलाई नहीं है, बैजवी शक्ल, ओवल शेप, यानी इसकी शक्ल
यूं हो, इसकी शक्ल यूं नहीं होगी। ये है आपका बैजवी शक्ल, दायरा नहीं। इसका मीजान यहां से देखा जाए तो 1 2 3 नुक्ते, यहाँ से भी एक नुक्ता, यहाँ से भी एक नुक्ता, और यहाँ से वही 6 नुक्ते। अब ये जो हिस्सा है, अगर हम अलिफ के 3 हिस्से करें, एक दो तीन, 3 हिस्से, तो ये एक हिस्सा है और ये 2 हिस्से, यानी ये थोड़ा सा बाहर है। ये हिस्सा डबल है और ये हिस्सा 1/3 ये है, 2/3 है। बात समझ गए? ठीक। अब ये अलिफ भी है, काफ भी है और लाम भी है। अलिफ काफ लाम कैसे है? आपने आज एक ही हर्फ में 2 हर्फ मजीद सीख लिए, वो कुछ यूं, फिर मैं आपको बताऊं। अलिफ की पहली शक्ल, अलिफ की दूसरी शक्ल, ये अलिफ की दूसरी शक्ल भी है। लेकिन इसकी हम ऊपर ये पतली सी डंडी बनाएंगे तो ये काफ, तो ये क्या हो गया? काफ, डंडी वाला काफ। अलिफ और काफ में यही फर्क है कि अलिफ खाली होता है, काफ की डंडी होती है। इसको यहाँ लाके इसकी जुल्फ को अलिफ से क्रॉस कर देंगे, ये लाम बन जाए। तो आपने 3 हरूफ सीख लिया। अलिफ के 2 तरीके, काफ और लाम। ये सब का मिजान 6 नुक्ते है, सब लाइन पर, लाइन के ऊपर। 'बात समझ में आ गई सबको? आज का सबक आप लोगों के लिए इतना काफी है या फिर आगे चलें? अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा क्लास के बाद ग्रुप में। और यहाँ बेहतर है, आज के लिए इतना काफी है। पहली क्लास है, अगरचे सीनियर लोग भी हैं लेकिन हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। सब सीनियर जूनियर बराबर हैं मेरे समेत, तो हम सब सीखेंगे इंशाल्लाह। एक साथ आगे बढ़ेंगे। 32 क्लासेस हैं, इंशाल्लाह भरपूर आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपने जो सीनियर हैं उनको मजीद परफेक्शन की तरफ जाना, अच्छे से अच्छा काम देखना, उनको फिर उनके काम में
कोई समझौता नहीं होगा, आपकी सरजनिश ज्यादा होगी, आपको जो है ना हम ज्यादा उससे एहतमाम से चेक करेंगे। आपको बहुत अच्छा अच्छा काम करना है, अच्छे पेपर पे करना है और अच्छे तरीके से करना है ताकि अच्छा सीख सके। मैं 3mm का कलम यूज कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा कलम 3mm, ये डिस्फोली ईरानी कलम है। कलम के एतबार से हवाले से भी मैंने तफसीली तौर पर अपने चैनल पे बताया हुआ है। ये जो वीडियो होगी इंशाल्लाह सुबह एडिट होने के बाद, ये डिस्फोली कलम है, ईरानी डिस्फोली कलम। डिस्फोली ईरानी जी। तो एडिटिंग के बाद इंशाल्लाह ये हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पर ये अनलिस्टेड, यानी पब्लिकली मैं इसको शेयर नहीं करूँगा, अनलिस्टेड होगा। लेकिन उसमें उसकी बाकायदा प्ले लिस्ट में पहला सबक आपका वो रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। आपको मैं लिंक भेज दूंगा तो आप जब भी चाहें इजीली वो देख सकते हैं। आज के हवाले से कोई और सवाल हो किसी का? चलें जी, फिर इंशाल्लाह अगले क्लास में हमारी मुलाकात होती है और मैं आप लोगों के सवाल पढ़ लूँ। बस वो जाहिर सी बात है, सीखने से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा खत है, क्या खत है। सीखने से पता चलेगा, मुताले से, मुशाहदे से, रहनुमाई से पता चलेगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे बात करेंगे। खत दीवानी के लिए आपके पास यही कलम हो, अच्छे देसी नरकल के। और इसी तरह से इस किस्म के पेन्स भी आते हैं, निब्स वगैरह, इससे आप उसी तरह ड्राइंग इंक में डिप करके लिखते हैं। ये पेन्स आते हैं इस तरह खास तरीके पे बने होते हैं। तो ये हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त हैं, वो बनाते हैं। तो ये इस तरह के पेन भी 3mm के, 2mm के आप खरीदें, उससे आप लिखें। बेहतर यही है कि आप लकड़ी वाले कलम से काम करें। तो हमारे यहाँ जो देसी नॉर्मल ये है, ये बहुत अच्छा सवाल है। काफ की डंडी आपको कितने नुक्तों की बनानी है, तो आप ये एक अलिफ के बराबर बनाए, एक अलिफ के बराबर 6 नुक्ते। मजीद जो सवालात हो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। और क्लास से पहले अगली जो क्लास होगी जुम्मे के रोज, तो जुम्मे के रोज आप क्लास से पहले अपना काम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा। फिर जैसे क्लास शुरू होगी मैं आपके काम के पहले करेक्शंस का सेशन होगा और उसके बाद फिर नया काम आपको दिया जाएगा। तो ये काम करना, इस जो पूरा सफ़ा है इसकी मैं इसके लिए जो किताब है, बेहतरीन बात, आप उसको देख के लिखें। आप मेरे काम को देख के समझें, मेरे काम को देख के लफ्जों को समझें।
आपने करना क्या है, किसको देखना है, उसके लिए उस्ताद मोहम्मद इज्जत का खुलासा है। उस्ताद मोहम्मद इज्जत वो 150 साल कबल गुजरे हैं, तुर्की के खत्तात थे। उन्होंने खत दीवानी में ऐसा काम किया है कि आज तक उन जैसा दीवानी लिखने वाला आया नहीं। तो उनके सिलेबस को ही तुर्की में जितने भी स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, पीएचडी होती है जिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, उसमें जो सिलेबस के तौर पर बुक पढ़ाई जाती है खत दीवानी की, वो उस्ताद मोहम्मद इज्जत का कुर्रासा, यानी उनकी कॉपी, उनका निसाब, उनका सिलेबस, कुर्रासा कहते हैं उसको, कुर्रासा। तो वो पढ़ाया जाता है। उसमें जो मुफरदात लिखे हैं, मुफरदात यानी अलग अलग हरूफ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मुफरदात हैं, अलग अलग हरूफ, ये आपने उस किताब से देख के लिखना है। वो दो किस्म की किताबें मैं शेयर करूंगा आपसे। मैं आपसे उस्ताद मोहम्मद इज्जत का कुर्रासा शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और इस कुर्रासे को बाद में आने वाले आज के दौर के खत्तात ने एक्सप्लेन किया है थोड़ी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में, नुक्तों के हिसाब से। वो उसकी डिटेल्स बताई हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें जो अलिफ काफ लाम वगैरह बने हुए हैं, जिस एतबार से उसको देख के आप, ठीक है जी। उस्ताद मोहम्मद इज्जत का जो खुलासा है उसमें 6 खत है। 6 खत में आपने बाकी कुतुब को नहीं देखना, खत दीवानी को देखना है, क्योंकि यही आपका टॉपिक है। और बाकी खुतूत भी लिखे हैं उन्होंने, दीवानी जली भी लिखा है, रस भी लिखा है, सुलस भी लिखा है, तारीख नस्तारीख भी लिखा है, और रुका भी लिखा है। लेकिन खत उस्ताद मोहम्मद इज्जत खत दीवानी और खत रुका के माहिर थे। खत सुलस और जली, सुलस और नस के लिए फिर उस्ताद शौकी का खुलासा होता है। तो इस तरह मैं आपको सही समत में गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप सही चीज सीखें फन खत्ताती के एतबार से, जो कि पाकिस्तान में नहीं सिखाई जाती। आप सही और असल चीज सीखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यही इस फन के साथ मुखलिसी है, इस फन के साथ मोहब्बत है, और इस फन के साथ असल जो, जिसे कहते हैं ना कि बेलफ्स मेरे जुबान पे नहीं आ रहा, इस फन का हक है, इसको सही तौर पर तुर्कों के अंदाज में सीखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि सही रिवाज हो। हमारे यहाँ नस्तालीक लिखी जाती है, फिर नस्तालीक में हमारे यहाँ इतने धड़े बन गए हैं, कोई लाहौरी नस्तालीक लिख रहा है, लाहौरी में कोई यूसुफ सदीदी वाली लिख रहा है, कोई नफीस शाह साहब वाली लिख रहा है, कोई जरी रकम वाली लिख रहा है, कोई खुर्शीद रकम वाली लिख रहा है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और फिर कोई लाहौर हिंदी नस्तालिक लिख रहा है, तो कराची वाले हिंदी लिखते हैं, कोई फारसी नस्तालिक नहीं लिखता जो कि असल है ईरानी नस्तालिक। हालांकि ये सारी नस्तालिकें उसी ईरानी से ली गई हैं, तुर्की नस्तालिक भी है। तो हमारे यहाँ ये झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा, नस्तालिक पे ही काम सही तरह से नहीं हो रहा, जबकि आलमी तौर पर जो खतूत लिखे जाते हैं उनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो आज अब नए आने वाले लोग, नौजवान, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अरबी खतूत को रिवाज दिया जाए, इन पे काम किया जाए। तो इस तौर पर वो सुलस भी सीख रहे हैं, नस्ब भी, जाली दीवानी, दीवानी रुका, ये सारे खतूत सीख रहे हैं, जिसकी एक कड़ी ये भी है कि मैं आपको आज ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। तो इसको सही तौर पर सीखें, रिवाज दें, पाकिस्तान में इसको खास तौर पर रिवाज दें, ताकि आप आलमी तौर पर, बैनुल अक़वामी तौर पर अपने आप को मनवा सकें। आपके सामने मैं असातिज़ा की मिसालें रखूंगा, आपको इंस्टाग्राम के अच्छे अच्छे दीवानी के खत्तातों के लिंक्स शेयर किया करूंगा, ताकि आप उनके कामों को देखें, आपका नजरी मुताला हो, और आप उन जैसे बने, उनसे आगे जाने की कोशिश करें, जिस मैयार के वो खत्तात हैं उस लेवल तक पहुंचे, आलमी तौर पर अपने आप को मनवाएं। यहीं अपने घर तक बैठे रहना, उस रेड सर्कल से बाहर ना निकलना, ये हक नहीं है हमारा। हमने आगे जाना है, इस फन की खिदमत करनी है, और अपना लोहा मनवाना है, इसमें काम करें, नाम खुद बन जाए। तो इस तौर पर, सही तौर पर सही चीज सीखनी है। ये आपको क्यों सिखा रहा हूँ मैं इतनी तफसील से, इतने एहतमाम से, अपना वक्त मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, और चाह रहा हूँ कि अच्छे लोग सीखने वाले मिलें, जो कि इंशाल्लाह आप लोग यकीनन चुनिंदा लोग हैं, चुने हुए हैं, जिनको मैं सिखा रहा हूँ। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही मेरे लिए सत्ता जारिया भी है, और इस फन के लिए मुखलिस लोग भी यही पैदा होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से नामवर लोग पैदा हों, जो इस फन का, इसकी खिदमत का बेड़ा उठाएं और इसे आगे तक पहुंचाएं। यकीनन अल्लाह ताला फिर आपको भी बढ़ाएंगे आपकी मेहनत के बखत। तो ये खुलासे, ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करनी है, मैंने और इससे आप लोग ने सीखना है।
और मेरे बताए हुए तरीके पर कि किस तरह से मैंने ये आपको समझाया है। असल आपने उस्ताद को ही देखना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको किताब दिखाता हूँ। ये वो किताब है जिसका मैं PDF आपसे शेयर करूँगा। उस्ताद असर मोहम्मद इज्जत यानी मोहम्मद इज्जत के आसार, इन्होंने सुलुस, नस, रिका, दीवानी, तालीक यानी नस्तारीख, जली दीवानी और खत इजाजा, सॉरी इजाजा में, ये 6 खतूत में काम किया है। और इसमें जो दीवानी है, अब ये मैंने इसके मुताबिक आपको सिखाया। ये सारी चीजें मैंने आपको इसके मुताबिक, ये देख के आपने मशक करनी, वो खुलासे में ये मौजूद होगा, ये देख के आपने मशक करनी। ये आपको मैं इसी किताब से मुताला करके सिखाता हूँ। तो असल की तरफ जाएंगे तो फिर असली आदमी बनेंगे। ठीक है जी, मेरे साथ सब इरादा करते हैं। और मैं भूल गया, दुआ भूल गया, दुआ पढ़ना, दुआ पढ़ाना, तो मेरे साथ एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आज हम इस चीज़ का आगाज कर सकें। तो मेरे साथ पढ़िएगा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। तो इंशाल्लाह ये असातिज़ा दुआ पढ़ा करते थे, लिखा करते थे काम शुरू करने से पहले, तो इसका भी एहतमाम कीजिए, इंशाल्लाह बरकत होगी। बावजू होकर लिखें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करें, दिल साफ रखें, नेकियों में जमे रहें और बुराइयों से अपने आप को दूर रखें, तो ख़त में तासीर भी पैदा होगी इंशाल्लाह। क्योंकि कि सफ़ाए ख़त सफ़ाए दिल अस्त, कि ख़त की जो सफाई है ना वो दिल की सफाई से है। दिल साफ होगा तो ख़त साफ होगा। तो इस तौर पर रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करें ताकि जल्द आगे बढ़ें। इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को नेक नीयत, मुखलिस, फ़न के साथ मोहब्बत करने वाला, पाकीज़ा शख्स बनाएं ताकि इस काम में आगे बढ़ सकें, वरना नेगेटिविटी के साथ इस फ़न में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अलखत्तु हंदसतुन रूहानिया, ये रूहानी फ़न है, रूहानी ज्योमेट्री है, रूहानी लोगों को ही नसीब होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक कुरान से है। कुरान से है इसका ताल्लुक। जहाँ कुरान लिखने का, पढ़ने का अजर है, वहाँ कुरान लिखने का अजर है। कुरान को पढ़ने की एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, तो कुरान को एक हर्फ के बदले लिखने की भी 10 नेकियां मिलती हैं। अब आप कहें कि कहाँ से आपने ये बात कोट की है कि लिखने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, तो देखें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये अमल का दारोमदार वो नीयत पर है। अगर आप ये नियत करेंगे कि मुझे लिखते वक्त भी अल्लाह नेकी दे दीजिए, तो यकीनन अल्लाह ताला नेकी देंगे। क्यों? कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और दूसरी हदीस में आता है कि एक हदीस के एक हर्फ के बदले 10 नेकियां हैं, तो कुरान का एक हर्फ 10 नेकियों के मुतबादिल होगा, तो एक हर्फ के लिखने के बदले भी 10 नेकियां मिलेंगी। और 10 नेकियां तो हमारे वहमो गुमान के मुताबिक है, अल्लाह ताला उसको बढ़ चढ़कर जितना आगे बढ़ा दे। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए डबल कर दे। और इसी तरह से जैसे कि एक और हदीस में आता है कि मन यक़रअुल कुरआन व यततअअदउ फीही, जो कुरान पढ़ता है और उसमें अटकता है, वहुवा अलैहि शाक़्क़ुन, और उसमें उसके लिए मुश्किल होती है कुरान पढ़ने में, तो लहू अजरान, उसके लिए डबल अजर है। यानी जब कुरान पढ़ा जाता है और उसमें कुरान सीखने की गर्ज से पढ़ने वाला उसमें अटकता है, तो उसको डबल अजर मिलता है। उसकी उसकी रगबत, उसके शगफ की वजह से कि वो कुरान को सीखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, तो उसको डबल अजर मिलता है। तो हम अगर ये लिखने की नीयत से ये कर लेंगे तो क्या हमें अल्लाह ताला डबल अजर नहीं देंगे? तो 10 की जगह 20 नेकियां मिल जाएंगी, क्योंकि हमने नीयत कर लेनी है। तो कुरान का एजाज है, खत्ताती कुरान का एजाज है। जिस तरह आज तक लाखों लोग आ गए पढ़ने वाले कुरान को बेहतरीन अंदाज में, लाखों कारी आ गए, लाखों मुफस्सिर आ गए, कुरान की तफसीर खत्म नहीं हो पा रही, कुरान का एजाज मौजज़ा खत्म नहीं हो पा रहा, उसको कई तरीकों से पढ़ने वाले लोग आ गए।
तो कुरान का मौजज़ा ये भी ख़त्म नहीं हो पा रहा कि उसको लिखने के लिए कई लोग आ गए, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसे लिखा ऐसे बेहतरीन अंदाज में। एक एक आयत को ऐसा लिखते हैं, सूरह फातिहा ही देखें तो ख़त्म नहीं होता उसका एजाज। हर कोई मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन बना रहा है उसकी, हर कोई मुख्तलिफ अंदाज में लिख रहा है और वो खूब निखर के सामने आ रही है। तो ये कुरान का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है। तो हम कुरानी फन को सीखने लगे हैं, इसके लिए बड़े आदाब हैं, बड़ी इसके लिए दिल की सफाई है, और अल्लाह से मांग के हम लिखें, तब जाकर हमारे काम में मुखलिसी हो। तो इन चीज़ों को जब हम सामने रखेंगे, इसकी अहमियत फजीलत सामने होगी, तो फिर देखें आप किस कदर जल्दी सीखना है। ये फन से पैसे कमाने का नाम नहीं है कि हम उसको सीख के हमारा मकसद वो पैसे कमाना। पैसे कमाना तो हमारा मकसद नहीं है, ये तो रिस्क की चाबी है। मौला अली ने फरमाया ना कि तअल्लम अल-खत फ़इन्न हुस्नल खत्ति मिन मफातिह रिस्क। खत सीखो इसलिए कि खत का अच्छा होना वो रिस्क की चाबियों में से एक चाबी। तो ये तो वैसे भी रिस्क की चाबी है, और जो मेहनत करता है अल्लाह तो उसको वैसे भी फल देता है। तो हमारा काम है मेहनत करना, नतीजा अल्लाह के हाथ में है, रिस्क देना अल्लाह का काम। हम उसके काम अपने जिम्मे न लें, अपने काम उसके सुपुर्द न करें, हम मेहनत करें, नतीजा उसके हाथ में। तो ये काम आपने करना है, मेहनत करनी है, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे आगे बढ़ाते हैं। और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला खुद ऐसे रास्ते खोलेंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें थी, वक्तन फ़ौक्तन मैं ऐसे मौजूद छेड़ा करूँगा ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और हम अपने फ़न के साथ मुखलिस हों। तो इस चीज़ को आप भी गौर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास से फ़ायदा हुआ होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं जुम्मे को अगली क्लास में। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।